बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज का मौजू इंतहाई अहम है, लेकिन सियासत से हट के है, लेकिन पाकिस्तान में और पाकिस्तान की आवाम के लिए इंतहाई अहम है। वो यानी सिविल सर्विस रिफ़ॉर्म। सिविल सर्विस रिफ़ॉर्म्स का ऐलान आपने यकीनी तौर पर सुना और देखा होगा। वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद साहब की सरबराही में जो कमेटी थी, उसने सिविल सर्विस रिफ़ॉर्म्स का ऐलान कर दिया और इसका मुख्तसर खुलासा यह है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, यानी जो ब्यूरोक्रेसी है, सिविल सर्वेंट्स हैं, उनके लिए रूल्स सख्त कर दिए गए हैं और उनकी तरक्की उनकी परफॉर्मेंस के साथ मशरूत कर दी गई है। और इसके साथ साथ इस बात को यकीनी बनाया गया है कि वो तमाम ब्यूरोक्रेट्स, चाहे वो मरकज़ी हुकूमत में हैं, सूबाई हुकूमतों में हैं, जो किसी भी किस्म की इंक्वायरी का सामना कर रहे हैं, किसी किस्म की तहकीकात का सामना कर रहे हैं, उनकी तरक्की को डेफर किया जाएगा, यानी मौखर कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ एहतसाब का अमल जो है वो भी सख्त बनाया गया। उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स जो हैं वो उसको यकीनी बनाया जाएगा। परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशंस की जाएंगी और डिसिप्लिनरी एक्शन, जिसे हम कहते हैं तादीबी कार्रवाई, अपने टास्क पूरा ना करने की सूरत में वो भी इनिशिएट की जाएगी। और ये तमाम तर चीज़ें जो है, अगर ये रूल्स, ये कवायद व ज़वाबित इनके ऊपर ब्यूरोक्रेट्स पूरे ना उतरे तो कबल इस वक्त जिसे कहते हैं जबरी रिटायरमेंट पर भी इन्हें भिजवाया जा सकता है। पाकिस्तान की तारीख में मुतअद्दद सिविल सर्विस रिफॉर्म्स हुई, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि बहुत बड़े बड़े कमीशन बने, लेकिन सिविल सर्विस रिफॉर्म्स का ऐलान भी हुआ, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर अमल दरामद किसी सूरत में नज़र नहीं आया और ना ही ब्यूरोक्रेसी की परफॉर्मेंस में हमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई हरकत, कोई उसमें जिद्दत नज़र आई। आखिर इसकी क्या वजह है? पॉलिटिकल विल क्या है? ब्यूरोक्रेसी के इश्यूज़ क्या हैं? इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पब्लिक पॉलिसी एनालिस्ट, सीनियर इकोनॉमिस्ट शकील रामे साहब। शकील रामे साहब, बहुत शुक्रिया। टेलीफोन कॉल पर हमारे साथ मौजूद हैं दफ्तर ख़ारजा में तवील सफारतकारी का तजर्बा रखने वाले साबिक सफ़ीर एम्बेसडर गालिब इकबाल साहब। एम्बेसडर गालिब इकबाल साहब, प्रोग्राम दस्तक में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। और उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं साबिक एडवाइज़र इकनॉमिक अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और सीनियर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब। डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब, प्रोग्राम दस्तक में हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू जी। शकील रामे साहब, आप अक्सर इन तमाम तर इशूज़ के ऊपर लिखते भी हैं, रिसर्च भी की है। जब आप STBI में भी थे, इशूज़ जो है वो ब्यूरोक्रेसी का इशू है क्या? हर हुकूमत आके कहती है कि ब्यूरोक्रेसी को सीधा करना है, रिफॉर्म्स लानी है, इस्लाहात लानी है, उनसे हमने रिजल्ट्स लेने हैं, उनको टारगेट्स दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई हमें तब्दीली तो नज़र नहीं आ रही। और ये जो रिफॉर्म्स हैं ये भी तब्दीली का हिस्सा हैं। देखें मतीन हैदर साहब, पहली बात, जब आप कोई रिफॉर्म करते हैं तो उसमें दो चीज़ों का बड़ा ख्याल रखा जाता है। नंबर एक, कि आपका विजन क्या है रिफॉर्म का। नंबर दो, आपकी इसमें विजडम एंड स्पेशली इंडिजिनस विजडम क्या है इस पूरे रिफॉर्म में। अनफॉर्चुनेटली जब से हम देख रहे हैं ये रिफॉर्म का लफ्ज़ सुन रहे हैं, अगर मैं आपको मिसाल दूं, हम इकनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करते हैं, हमारा विजन क्या है, हमें कभी कोई नहीं पता चलता हम क्या करना चाहते हैं। फादर ऑफ नेशन ने जब स्टेट बैंक बना, उनकी इनॉग्रेशन की जो कि तकरीर थी, उसमें कहा था कि जो वेस्टर्न मॉडल है इकानमी का, ये एक हमारे लिए मुनासिब नहीं है, बल्कि दुनिया में ये बहुत ज़्यादा क्या कि तबाही का सबब बना है, जिसकी वजह से जंगें हुई हैं। हमें इस्लामिक बेसिस प्रिंसिपल्स को बेस बना के अपना इकोनॉमिक मॉडल खड़ा करना है जो ह्यूमैनिटी की वेलफेयर के लिए हो। मुझे आप बताएं, जितनी आज तक आपको रिफॉर्म नजर आ रही है, ये विजन नजर आ रहा है? कभी भी नहीं आता। बल्कि ये तो शुरू में आपने कहा कि बानिया पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कह दिया था कि स्टेट बैंक मॉडल अपने बनाने इनॉग्रेशन पे, और वो मॉडल होंगे डेवलप ऑन द इस्लामिक प्रिंसिपल्स। उसके बाद क्या बात देख लें, पूरे की पूरी हमारे इस्लामिक प्रिंसिपल को छोड़े, हमने कैपिटलिज्म को लेके चल रहे हैं, जिसमें जो एक और बहस है। दूसरी चीज़ यह है कि हम उसको जब इसी तरह हम जब बात करते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स की, देखिए पाकिस्तान का जो कि डी ट्रैक होना शुरू हुआ था ब्यूरोक्रेसी की वजह से शुरू हुआ था। क्या एक लियाकत अली खान साहब की वफ़ात हुई तो उसके बाद ब्यूरोक्रेसी टेक ओवर कर गई, जिसने फिर आपकी जब जितनी भी इल्लतें हैं आप उसको बात करते हैं, आज जिसको भी दोष दें, मगर नजरिया ज़रूरत भी एक ब्यूरोक्रेट की नाक के नीचे जो था कि वो ईजाद हुआ था, जिसको हम गुलाम मोहम्मद खान कहते हैं, कि जो कि गवर्नर जनरल थे उस वक्त। अब भी वही रिफॉर्म्स की हम सिविल सर्विस की बात करते हैं, ये वही लोग हैं, कोई कभी ये गवर्नमेंट की इस तरफ होते हैं, कभी गवर्नमेंट की इस तरफ होते हैं। जब इस तरफ होते हैं तो रिफॉर्म्स की बात करते हैं, जब उस तरफ होते हैं तो कहते हैं इसको डिले करवाते हैं मुख्तलिफ टैक्टिक से।
अब देख लेंगे अब आप ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि जैसे जो गवर्नमेंट में होते हैं जो सब अच्छा की नवीद दे रहे होते हैं, जैसे जो गवर्नमेंट से निकलते हैं तो कहते हैं जनाब कि हम कंसल्टेंट बन गए वर्ल्ड बैंक के, IMF के या और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के, तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा जब तक अब हमें नहीं लाते। अब इसी रिफॉर्म को पढ़ना शुरू कर लें। इसमें बात कही गई थी कि हमारी सिविल सर्विस की जो है कि जिस पे कोई इंक्वायरी होगी तो उसकी प्रमोशन के लिए कंसिडर नहीं होगा ये बड़ा। मगर दूसरी तरफ उन्होंने कहा अगर ये इंक्वायरी 3 साल तक पेंडिंग हो गई है तो बोर्ड उसको कंसिडर कर सकता है। अगर इंक्वायरी 3 साल तक पेंडिंग है 3 साल से पेंडिंग चल रही है और उसका नहीं आ रहा रिजल्ट, अब ये मुझे नहीं समझ आई कि इसके बात का मतलब क्या है। फिर वो कहते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, किसी को जबरी रुखसत पे भेज सकती है, प्रमोशन करने का जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास होगा। चलें, चीफ जो सेक्रेटरीज है फेडरल लेवल उसका तो प्राइम मिनिस्टर के पास चला गया। अब जो लोअर कैडर है उनके लिए कौन कौन से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं? मतलब एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी के लिए आपका सेक्रेटरी है, उससे लोग नीचे नीचे आते जाए। क्या आपने फिर ब्यूरोक्रेसी को इन अदर वे राउंड आपने स्ट्रेंथन कर दिया है, या आप इसको क्या कह रहे हैं कि कोई पता नहीं क्या कहते हैं कि बना रहे हैं कि आप कभी कहते हैं पॉलिटिकल लीड को स्ट्रांग करना है। देखिए मसला तब हल होगा जब हम सिस्टम को स्ट्रांग करेंगे, और सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए जैसे मैं पहले बात कही है कि हमें 2-3 चीज़ों का बहुत ज़रूरी है। एक तो हमारा विजन होना चाहिए हमने करना क्या, दूसरा हमें अपनी इंडिजिनस विजडम पे भी बिलीव करना चाहिए, क्योंकि हम जो लोग रिफॉर्म करते हैं उनको इसकी ग्राउंड रियलिटी का पता होना चाहिए। वो हर वक्त ये ना हमें सुनाते रहे जनाब कि फ़लान दुनिया का मॉडल ये हो गया। अब चाइना की मिसाल लें, उन्होंने एक फार्मूला बनाया था, उन्होंने कहा था कि क्रॉसिंग द रिवर फीलिंग द स्टोन, कि दुनिया में कोई मॉडल जो है किसी के लिए नहीं बनता, आपने खुद अपना मॉडल डिवाइस करना होता है किसी भी चीज़ का। अब मौजे तक ने जब कल्चर रेवोल्यूशन किया था उसमें एक जो 3 बुराइयाँ निकाली थी, उसमें ब्यूरोक्रेसी एक बुराई निकाली थी उन्होंने। तो ये जो चीज़ें, एक चीज़ हमें लोकल विजडम को करना। हम क्या करते हैं, हम हर हाई फाई कंसल्टेंट करते हैं बाहर से। मतलब देखें हमारी जो मिलियंस ऑफ डॉलर लेता है और उसके बाद उसकी आउटपुट कुछ मैं नहीं आपको एक बात बताता हूँ जी। अब देखेंगे जो कि हम रिफॉर्म कहाँ होती हैं, पार्लियामेंट में। आप देखें पार्लियामेंट में कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो कि फॉरेन फंडेड हैं। इवन कि आपका हम SDGs को कहते हैं, कभी UN ने फंडिंग दे दी, कभी UNDP ने फंडिंग दे दी, कभी उसने दे दी, कभी उसने दे दी, फलां को उसने दे दी, फलां को उसको दे दी। लेजिस्लेटिव जो आपका सिस्टम है वही आप कहते हैं कि डोनर फंडेड है। आप क्या करेंगे, आप कहां से रिफॉर्म लाएंगे, कहां से लोकल बिजनेस की बात करेंगे। बड़ा आम नुकता है। एम्बेसडर गालिब इकबाल साहब, आप तवील अरसे तक ब्यूरोक्रेसी में रहे, तो आप क्या समझते हैं जो हालिया सिविल सर्विस रिफॉर्म्स हुई हैं, कोई बेहतरी आएगी? और पाकिस्तान का फॉरेन फेस पाकिस्तान की वजारत खारजा है। हर प्रोग्राम में, हर मजमून में, हर तज्जिए में कहा जाता है कि वजारत खारजा काम नहीं कर रही। वजारत खारजा में भी तो ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है। तो हालिया सिविल सर्विस रिफॉर्म्स से आप समझते हैं कि कुछ ब्यूरोक्रेसी की वर्किंग में, खासतौर पर वजारत खारजा की वर्किंग में कुछ बेहतरी आएगी? देखिए, सबसे पहले तो ये चीज इंतहाई अहम है कि हम देखें कि जिन लोगों को फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन सेलेक्ट करता है और उसके बाद उनको मुख्तलिफ जॉब्स देता है, तो क्या वो उसके लिए सूटेबल है या नहीं। इस वक्त आपका मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस है। अगर आपने 100 में से 99 नंबर ले लिए तो आपकी मर्जी की सर्विस आपको मिल गई। हो सकता है कि आप 99 नंबर लेके आप रेलवे की सर्विस के लिए ज्यादा मौजू होते, या आपने 55 नंबर लिए तो आप वजारत खारजा के लिए ज्यादा मौजू होते। तो एक तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है उसको मुकम्मल तौर पे तब्दील करने की जरूरत है। आप ये रिफॉर्म्स करते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि जब तक आप सिलेक्शन और एलोकेशन ऑफ सर्विस जो है उसको आप सूटेबिलिटी के हिसाब से नहीं देंगे, तब तक आपके मुल्क में तब्दीली नहीं आने लगी। और ये राइट इन द बिगिनिंग करना होगा। ये शुरू में आपने जब सिविल सर्विस अकेडमी ज्वाइन करने से पहले की बात जी। दूसरी चीज ये है कि आपकी सिविल सर्विसेज में इस वक्त डिसिप्लिन का इतना फुकदान है कि अगर आप कुछ करना भी चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते। और मैं आपको यकीन कीजिए, कोई मुबालगा आ रही नहीं है, ग्रेड 17 में मैं जो काम 2 घंटे में दूसरों से करवा सकता था, ग्रेड 22 में जाकर मुझे वो काम करवाने के लिए कम से कम 4 दिन या 5 दिन चाहिए होते थे, क्योंकि आपकी ना कैपेसिटी डेवलप हुई है, ना आपके अंदर वो सूटेबिलिटी है, और ना आपकी एक्सपर्टीज डेवलप हो रही है। तो आपने जब एक्सपर्टीज डेवलप कर ली, और अगर आप सिविल सर्विसेज में जो कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये बहुत अच्छा आइडिया है, इसको तो बल्कि आप मजीद एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग जो है उसमें FPSC का कोई काम नहीं होना चाहिए। उसमें जो है लोग जो है वो जब अपनी अपनी
मुतलका एकेडमीज में जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, 1 बरस 1.5 बरस की ट्रेनिंग के लिए, तो उन लोगों को वहां उस सर्विस के हवाले से तरबियत देनी चाहिए। आपकी जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है वो इतना फरसूदा है और इतना पुराना निज़ाम है कि इस किस्म के निज़ाम के साथ आप पाकिस्तान जैसे मुल्क के जो मसाइल हैं उनको आप हल नहीं कर सकते। ब्यूरोक्रेसी का मेन काम क्या है? उसका मेन काम ये है कि एक जो पार्टी जो भी जीतती है या पार्लियामेंट इकट्ठी होती है, वो सबको इकट्ठा जब सोच उनकी एक पैदा होती है तो वो लोगों के नुमाइंदों के तौर पे वो आपको एक पॉलिसी देते हैं। जब वो पॉलिसी देते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम जो है वो आपकी ब्यूरोक्रेसी का होता है। जब आप इम्प्लीमेंटर्स जो हैं वो पॉलिसी मेकर के रोल में आना शुरू कर दें, या आपके जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो सबॉर्डिनेट रोल में ब्यूरोक्रेसी के आना शुरू कर दे, तो आपका निजाम फूट जाता है। उसके बाद आपने इस तरीके के कवानीन बना रखे हैं और इस तरीके से आपने ये सारा कुछ किया कि इस वक्त पाकिस्तान की 90% से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिसाइज्ड है। जब आप पॉलिटिसाइज्ड ब्यूरोक्रेसी के साथ काम करते हैं तो किसी तौर पर भी कोई मुल्क जो है उस पर तरक्की नहीं कर सकता। मैं आपको इटली की मिसाल देता हूँ। इटली में इतनी करप्शन थी और है भी, लेकिन उसकी जो ब्यूरोक्रेसी है, हुकूमतें साल 6 महीने 8 महीने 10 महीने में तब्दील होती रही, लेकिन ब्यूरोक्रेसी इतनी मजबूत थी, करप्ट भी थी, लेकिन मजबूत इतनी थी कि जब काम शुरू हो जाता था, अगर एक सड़क का ठेका है, उससे पहले जो कुछ करना कर लिया, सड़क के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं होने देते। हमारे मुल्क में तो आप कहते हैं कि जी इस मुल्क को ठीक करना है, 116 आपके डिस्ट्रिक्ट थे, उसके लिए आपको 116 अच्छे समझदार डिप्टी कमिश्नर चाहिए। डिप्टी कमिश्नर ना मिल सके, आपको 114 आपके सफारत खाने थे, आपको उनमें से 114 आपको हेड ऑफ मिशन नहीं मिल सके, जो एम्बेसडर्स आपको नहीं मिल सके। बिल्कुल जी गालिब साहब, इस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे तो डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब से पूछेंगे कि इक्तसादी इस्लाहात भी ब्यूरोक्रेसी के साथ जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर एक क्विक ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाजरीन, प्रोग्राम दस्तक में एक मरतबा फिर खुश आमदेद और हम बात करें सिविल सर्विस रिफॉर्म्स की, ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात। हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर सीनियर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब। डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब, प्रोग्राम दस्तक में खुश आमदेद। आप भी कुछ अरसे तक इक्तसादी मुशीर हुकूमत पाकिस्तान रहे। आप क्या समझते हैं, सिविल सर्विस रिफॉर्म से पाकिस्तान में कोई बेहतरी आएगी? हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं नया पाकिस्तान, बदलता हुआ पाकिस्तान। गालिब साहब भी ये कह चुके हैं कि 90% ब्यूरोक्रेसी नहीं इस मुल्क का निज़ाम चलाना है। तो अगर इसी ब्यूरोक्रेसी ने चलाना है तो ये जो तब्दीली जिसका ऐलान किया गया है, आप समझते हैं कि इस पे इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है? देखिए, गालिब साहब ने बिल्कुल सही कहा कि हमारी 90% जो ब्यूरोक्रेसी है वो पॉलिटिसाइज्ड हो गई है। वक्त के साथ साथ चूंकि हमारी सियासत में करप्शन का जोर बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया है जी, और ये करप्शन उसी वक्त जो है वो होगा किसी भी वजारत में जब तक के उसके जो सिविल सर्वेंट हैं वो उनके साथ न दें। तो ये बिल्कुल एक तरीके से वो उनके साथी बन चुके होते हैं। तो ये वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी सिविल सर्विस जो है ये भी पॉलिटिसाइज्ड हो गई है और इसके रहते हुए आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि फिर आपको मेरा तो इसमें यह है व्यू है कि ये जो यूनिफाइड सिस्टम है हमारा सिविल सर्विस का, कि एक इम्तहान होता है और उसके बाद उनको चॉइस दे दिया जाता है कि आपने कौन से ग्रुप लेने हैं और उसके बाद उनके नंबर और कोटा देखकर हम उसको ग्रुप में एलोकेट करते हैं। ये मेरे ख्याल में आजकल के जमाने में ये नहीं चलेगा, इसलिए कि दिस इज एज ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब
हमें एज ऑफ, और इससे पहले भी हमारे यहाँ जब यूनिफाइड नहीं था तो हर कैटेगरी के इम्तहान अलग होते थे। पीएफएस होता था, पाकिस्तान फॉरेन सर्विस जी, इसी तरीके से पीएसपी होता था, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, सीएसपी होते थे, सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान, जो डीएमजी में जाते थे। तो हर तरीके, हर अलग अलग एग्जाम होता था। हमें उसी तरफ जाना होगा, बिकॉज दिस इज द एज ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब अगर आप देखें कि हमारा जो रेवेन्यू सर्विस है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको जी, आप दुनिया में कहीं जब मैं किसी को बताता हूँ तो वो हैरान होते हैं कि ये किस किस्म का आपका रेवेन्यू सर्विस है, जहाँ पर इतने मेडिकल डॉक्टर आपको मिलेंगे उसमें कि जितने शायद इस्लामाबाद में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। जी, सिविल सर्विस में। जी जी जी, अब आप बताएं कि मेडिकल डॉक्टर अगर अपेयर होता है, अगर कोई आप पाकिस्तान हेल्थ सर्विस कर ले, उसका भी इम्तहान ले लें, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेते हैं, आप उनको जो भी डॉक्टर है मेडिकल डॉक्टर वो हेल्थ सर्विस में जो का इम्तहान देना चाहता है वो आएगा और आके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को ज्वाइन करे, उसको सब चीजों का पता होगा। अब एक जिसने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हुआ है, इस्लामियात पढ़ा हुआ है, उसको आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे आके लगा दें, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, और वो सेक्रेटरी बन जाता है। अब आप बताएं कि उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप? तो ये जो सिस्टम है ये बड़ा रॉटन हो चुका है, इसको तब्दील करने की जरूरत है। अभी जो कुछ भी चीजें हुई है ये एक बेसिकली मेरे नजदीक पैच वर्क है। ये पैच वर्क, इधर से थोड़ा सा पैच किया, उधर उसके प्रमोशन में थोड़ी सी आपने सख्ती की, उसके डिसिप्लिन को बेहतर करने के लिए कोई सख्ती की, इससे काम नहीं चलेगा। ये पैच वर्क है। अगर हमने सिविल सर्विस को रिफॉर्म करना है तो उसको फिर आपको एंट्री लेवल से देखना होगा कि और आपको पुराने सिस्टम में हमें जाना पड़ेगा जिसमें हर सर्विस के लिए आपका अलग अलग इम्तहान हुआ करता था। एक तो ये है। दूसरा ये है कि देखें, जब ये मुल्क बना था ना पाकिस्तान जी, तो एक बिल्कुल एक फॉर्मेटिव स्टेज में था, कुछ भी नहीं था हमारे पास में। तो ये पाकिस्तान के उस वक्त की सिविल सर्विस है जिसने इस पाकिस्तान को खड़ा किया था, वो सलाहियत है उनके अंदर में। आज उस तरह के उस पाए के सिविल सर्वेंट नहीं है। वक्त गुजरने के साथ साथ तो उनसे बेहतर होना चाहिए था, उससे बदतर कैसे हो गए? कोई ना कोई खराबी है हमारे अंदर में, और वो खराबी हमारे तालीमी निजाम में है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। शकील रामे साहब, डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब ने भी कहा कि खराबी मौजूद है। गालिब साहब कह रहे हैं कि राइट इन द बिगनिंग जो है वो चॉइस क्लियर होनी चाहिए। इशफाक हसन साहब भी कह रहे हैं कि एमए इस्लामियात जिसने किया हुआ है वो सिविल सर्वेंट सेक्रेटरी कॉमर्स बन जाता है। तो अब ये बताइए कि अब ये इस्लाहात का तो ऐलान कर दिया गया है, आप क्या समझते हैं कि क्या डायरेक्शन ठीक है? देखें, अभी पहले मैं एक बात पे कमेंट करना चाहूँगा। कहते हैं जी ये ब्यूरोक्रेसी हमारी पोलिटिसाइज हो चुकी है। मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि राइट फ्राम क्या कहते हैं लियाकत अली खान साहब की शहादत के बाद जी ब्यूरोक्रेसी आपकी ऑलरेडी पोलिटिसाइज थी, जिन्होंने यानी कि जो कि इवन पोलिटिसाइज नहीं थी बल्कि वो पॉलिटिक्स चला रहे थे। मतलब आप गुलाम अहमद खान की बात करें, आप सिकंदर मिर्जा की बात करें, अब इनकी बात करें, मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स कर रही थी ब्यूरोक्रेसी। हाँ जी, तो ये नई बात नहीं है। ये शुरू से हमारी जो क्या कहते हैं ना बुनियादों में बैठने वाली चीज़ है कि वो इनकी वो क्या कहते हैं पॉलिटिकल गेम थी कि जिसको फिर बाद में आर्मी ने आके टेक ओवर किया। ये सारी चीज़ जो ना एक वहाँ से शुरू होती है। अब अगर हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं कि मैं इन दोनों से बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात पे कि ये पैच वर्क है। अब इसका जो कि पहले जो मेरिट की डेफिनेशन में चेंज करनी पड़ेगी। एक बंदा जो रट्टा लगा के आता है आप उसको कहते हैं जी कि वो बहुत अच्छा ज़हीन है। हमने इंफॉर्मेशन को दनाई के साथ क्या कहते हैं कि मिक्स कर दिया विजडम के साथ। एक बंदा क्या कहते हैं रट्टा लगाने में बेहतरीन है, उसको पता मैंने ये पढ़ना है। आप इनके एक चीज़ देखें, ये जो ब्यूरोक्रेट्स आते हैं आप इनसे पूछें कि ये इन्होंने सब्जेक्ट कौन कौन से सेलेक्ट किए थे। अभी ये हम पूछ सकते हैं गालिब साहब से भी। अभी तक हम देखते हैं आपको एक सीक्वेंस नजर आएगी, वही पॉलिटिकल हिस्ट्री या अमेरिकन हिस्ट्री, पंजाबी किसी ने रख लिया, किसी ने वो रख लिया, रिलेशंस रख लिया, पॉलिटिकल उसी तरह के ना यानी कि जिसको वो समझते हैं आसान है इसमें से नंबर आ जाएंगे। जो कि अभी कह रहे हैं चेंज। देखिए पहली बात तो यह है कि आप हर मिनिस्ट्री को कहें जी कि आप अपना खुद बंदे हायर करें, जो ब्यूरोक्रेसी है अमेरिकन सिस्टम है जिसमें जो आता है ना फिर उसी में रहे। ये नहीं है कि आज वो किसी क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट का ऐसे कमिश्नर है तो कल को आके आपको किसी मिनिस्ट्री का वो बन जाता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी बन जाता है। इसका मतलब है कि उसने क्या उसको मिनिस्ट्री का वो ठीक है, ही इज द बेस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन,
बट इट डजंट मीन कि वो इधर आके क्या कहते हैं कि हमारा फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री को चला सकता हो। उसको जो क्या- प्योरली एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। जी गालिब साहब, ये बिल्कुल शकील रामे साहब ने ये कहा कि एक ऐसा शख्स जिसने सिंपल सोशल साइंसेज पढ़ी हुई है फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री में लगा दिया जाएगा। ये जो चीज़ें, इसका हल हमने कैसे करना है कि द राइट पर्सन विद द राइट एजुकेशन इन द राइट मिनिस्ट्री? वो तो जब तक आप ये पॉलिटिकल होकर जी नहीं सोचेंगे तब तक पॉलिसी मेकर्स को ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। अब आपकी चंद एक सर्विसेज है जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसमें जर्नलिस्ट का कोई काम नहीं है। इसमें आपने साइंसदान रखने होते हैं। इसमें जब आप साइंटिस्ट रखेंगे तो वो आपके मुल्क को कहीं आगे लेके जाएंगे। आपने जब सुपार्को या दूसरी जगहों पे जहां भी लोग हैं, जब तक आप जर्नलिस्ट को हटा के वहां आप साइंटिस्ट को नहीं रखेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा। कॉमर्स मिनिस्ट्री में आपको कारोबारी लोगों को शराकतदारी देना जरूरी है, इसलिए कि वो बताएंगे आपको क्या है। आपके जो कमर्शियल काउंसलर्स बाहर लगते हैं, इन सब चीजों को करने के लिए ये इस वक्त जो रिफॉर्म्स हुई हैं, इसमें तो ज्यादातर जो मामला दिखाया गया है वो ये है कि आपकी जो है परफॉर्मेंस उसको बेहतर कैसे किया जाए। और उसके लिए जो उन्होंने एक सपोजिशन की है वो ये है कि लोगों में खराबी है, लेकिन खराबी है जी, सपोजिशन यही है, पूरी आप रिपोर्ट अगर पढ़े तो। लेकिन उससे समझने की जरूरत ये है कि उसका रूट कॉज क्या है। आप रूट कॉज के ऊपर तो जा नहीं रहे। आप जैसे कि एक बड़े ज़हीन शख्स से मेरी अक्सर बात होती है तो वो कहता है जब किसी की टांग कट जाती है तो उसमें बैंडेड लगा देते हैं। तो वो जो चीज है ना वो हम कर रहे हैं इस वक्त। ऐसे काम नहीं चलेगा मैं एक चीज जब तक कि आप अपनी सिविल सर्विसेज को डीपोलिटिसाइज नहीं करेंगे। मैं खुद उसका एक हिस्सा हूं और मैं आपसे कह रहा हूं कि द सिविल सर्विसेज नीड्स अ जोल्ट, नीड अ जोल्ट। बड़े झटके की जरूरत है। इकोनॉमी पाकिस्तान की बैकबोन है और इस इकोनॉमी में भी ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है। उनका अगर हम जो हमारी इकोनॉमिक टीम है, स्पेशली जो फाइनेंस मिनिस्ट्री, इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री, उसमें हमें इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग नहीं नजर आते। तो आखिर इकोनॉमी का रिवाइवल कैसे होगा उसी ब्यूरोक्रेसी के साथ? शकील रामे साहब, आप कुछ। मैं आपको कहने लगा था बात, अब आप जब बात करते हैं गवर्नमेंट से कहते हैं जी हमने MP1 स्केल में या एक्सपर्ट जो है कुछ रख लिए हैं, हाईली पेड एक्सपर्ट्स। अब ये बताएं वो काम कैसे करेंगे? वो एक्सपर्ट जो होते हैं बेचारों की जो फाइल मूव होनी सेक्शन ऑफिसर से होती है। आप देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूं, पता नहीं आपकी प्रैक्टिस चेंज होगी या MP1 का 5 लाख प्लस पे होगा और एक सेक्शन अफसर का जो पैकेज होगा वो आपके सामने होगा। एक दूसरी पता नहीं ये प्रैक्टिस अभी चेंज हो चुका है नहीं। जो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होता है उसको ट्रैवल करने के लिए रेलिवेंट मिनिस्ट्री में जो होता है कि उसको एप्लीकेशन भेजनी पड़ती है फॉरेन ट्रैवल के लिए। फॉरेन ट्रैवल के लिए। अब ये मुझे समझाए कोई बंदा यार जो एक वाइस चांसलर है, जो एक हाईएस्ट एक इंडिपेंडेंट इदारे का हेड है, आपने उसको जब प्रोविंशियल मिनिस्ट्री के एक सेक्शन ऑफिसर के रहमो करम पे छोड़ दिया, वो उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा कि नहीं? यानी कि जो जॉल्ट की बात करते हैं ना, ये पूरा का पूरा सिस्टम ही ऐसा हुआ है कि इसको हमने ये फंडामेंटल है। आपको वो दिखा देते हैं, देखो ये एक्सपर्ट है, ये एक्सपर्ट है। बाद में कभी उन एक्सपर्ट से पूछें उनको इंडिपेंडेंस कितनी है। मैं देखिए इन्होंने अभी लेके आए थे, क्या कहते हैं, एहसन इकबाल साहब लेके आए थे एक गवर्नेंस के लिए बंदा, हालांकि बड़ा कॉम्पिटेंट है, इस वक्त व्यापार में बड़ा अच्छा बैठा हुआ है, वो कुछ देर सभा छोड़ के चला गया। आपने अगर ऐसे बंदों को रिफॉर्म्स के लिए लगाना है तो उनको कोई इंडिपेंडेंस दें। अगर आपने उनसे कोई काम लेना एक्सपर्ट से तो उनको इंडिपेंडेंस दें काम करने की। अगर फिर उन्होंने वही फाइल वर्क करना, अगर गालिब इकबाल जैसे सीनियर ये ब्यूरोक्रेट ये बात करते हैं कि जो इतने साल पहले वो थे कि 2 घंटे में काम करते थे, इनका काम 4 घंटे में हो रहा था। आप बताएं जो कि बाहर से आ रहा है उसका काम कितने में हो रहा होगा। तो ये वाली जो फंडामेंटल रिफॉर्म्स जो है ना, कि हमें ये रिफॉर्म की नहीं, मेरा ख्याल कहता है कि अब हम आहिस्ता आहिस्ता रेवोल्यूशन की तरफ चल रहे हैं, रेवोल्यूशन की तरफ चल रहे हैं। हम उस स्टेज से निकल रहे हैं क्योंकि हम रिफॉर्म करना नहीं चाहते। हमने इस पैच वर्क कर देते हैं, मतलब किसी पे क्या गंदगी नजर आ रही है उस पर कली गिरा देते हैं और कहते हैं जनाब देखो फिट हो गया, थोड़ी सी हवा चली वो फिर बाहर निकल आता है। जी, बड़ा अहम नुक्ता है नाजरीन के पैच वर्क है सिर्फ वक्ती तौर पर, जिसे कहते हैं पंचर लगा दिया गया, लेकिन उसके बाद ये चीज़ फिर उड़ जाती है। इस मौजू पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
जी नाजरीन, प्रोग्राम दस्तक में एक मरतबा फिर खुश आमदेद और हम बात करें सिविल सर्विस रिफॉर्म्स की। सिविल सर्विस रिफॉर्म्स जो हैं वो नया पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर पाकिस्तान को बदलना है, पाकिस्तान में तब्दीली लानी है, अवाम के इशूज़ हल करने, तो ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात बहुत ज़रूरी हैं। इस्लाहात का तो ऐलान कर दिया गया, अब देखना यह है कि इस पर अमल दरामद कैसे होता है। एम्बेसडर गालिब इकबाल साहब, तवील अरसे तक आप पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा में रहे, इशूज़ वजारत ख़ारजा में हैं, वजारत इत्तलात में हैं, आप वजारत दाखिला हो, जो भी वजारत हो उसके अंदर मौजूद हैं। एक करप्शन का एलिमेंट जो है वो भी इन इस्लाहात का हिस्सा है। कहा गया है कि जो ब्यूरोक्रेट करप्ट होगा, जिसके खिलाफ तहकीकात चल रही होंगी, उसकी तरक्की को मौखर कर दिया जाएगा। महज मौखर कर देना उसकी तरक्की को, क्या ये इस मामले का हल है? और साथ ये भी कहा गया कि जो प्ली बार्गेन एक्सेप्ट कर लेगा, यानी जो एक्सेप्ट कर लेगा कि जी हाँ वो कुछ पैसे देने को तैयार है और पैसे दे के वो छूट जाए, तो इसे मिसकंडक्ट क्या कहा गया है। आप क्या समझते हैं? आप मुख्तलिफ पाकिस्तानी सफारतखानों में रहे, वहाँ पर भी बहुत सारे ऑडिट पैराग्राफ्स आए, आखिर ये बदअनवानी का खात्मा कैसे मुमकिन है? इसके ऊपर तो निगरान हमने बैठाई हुई होती है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की निगरान तो खुद ब्यूरोक्रेसी होती है। देखिए, जब आप ऑडिट पैरास कहते हैं ना, तो उसमें ज्यादातर प्रोसीजरल होती है, और उसमें से जो एम्बेजलमेंट के केसेस हैं या फाइनेंशियल करप्शन के केसेस हैं, वो वैसे भी हाईलाइट हो चुके होते हैं और काफी जो है वो दबा भी दिए जाते हैं। दबा दिए जाते हैं जी, दबा दिए जाते हैं। तो इसको आपने इस तरीके से देखना है कि हम जब एक कहीं प्रोसीजरल मिस्टेक हो रही है तो उस पर करें। अब मैंने एक अपना असूल बना रखा था कि जब भी ऑडिट टीम आया करती थी हमारे पास फील्ड में, तो हम एक दिन उनसे कहते थे कि एक्स्ट्रा रख कर आए। उसका एक एक्स्ट्रा दिन का मकसद क्या होता था कि वो जो टीम होती थी वो तमाम सफारत खाने के अफसरान को और स्टाफ मेंबरान को इकट्ठा करके एक दिन की ट्रेनिंग देते थे, एक दिन का वर्कशॉप होता था, ताकि हम जो गलतियां कर रहे हैं वो अगली दफा हम लोग ना कर सके। उसको कोई इस तरीके से नहीं देखना कि जैसे वो कोई आपके दुश्मन आए हुए हैं, वो आके आपको सही तरीकाकार बताते हैं। अब दूसरी चीज ये है कि आपने ये कहा कि जो लोग हैं वो करप्शन को उसको रोका कैसे जाए। आपकी जो बुनियाद है प्रमोशन की, आपकी बुनियाद है तैनाती की, वो बेस करती है आपकी एसीआर के ऊपर। जब आपकी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन रिपोर्ट जो है उसको लिखते वक्त आप ईमानदारी से काम नहीं लेंगे, उसमें दोस्ती भाईबंदी का एलिमेंट आ जाता है, उस अंसर की वजह से आपकी सर्विसेज जो है वो खराब होना शुरू हो जाती है। तो आपको एसीआर लिखने का तरीकाकार जो है वो मुख्तलिफ होता है। तो अगर आपने तो किसी अफसर को टारगेट्स दे दिए शुरू में साल के कि आपने ये अचीव करना है, तो वो सही है। अब एसीआर मेरे हिसाब से फील्ड में और हेडक्वार्टर में या मिनिस्ट्रीज में या फील्ड में, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर है, कमिश्नर है, सफीर है, फेडरल सेक्रेटरी कहीं लगे हुए हैं ऐसी जगह पे जहाँ के, या पुलिस ऑफिसर है, इनकम टैक्स के हैं, इन सब की एसीआर जो है उसके फॉर्म्स ही मुख्तलिफ होनी चाहिए, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट्स वहाँ मुख्तलिफ है जी। तो आपको एक ग्रुप तो अलहदा रखना होगा जो कि आपके हेडक्वार्टर्स पे काम किया करे, एक ग्रुप आपको अलहदा रखना होगा जो आपके फील्ड में काम किया करे। तो उन सब चीजों को अगर आपने इकट्ठा करना है कि एक ही तरह से कर ले, वो यकजा करना जो है उसका मकसद कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम का सिविल सर्विस अकेडमी में ये था कि लोग एक दूसरे को जानना शुरू कर दें। लेकिन जैसे इशफाक साहब फरमा रहे थे कि हर एक का अलग इम्तिहान होना चाहिए, वो बिल्कुल सही कहा उन्होंने। इम्तिहान सबका अलग हो, लेकिन 6 माह 8 माह 10 माह की मुश्तरका ट्रेनिंग करवा दें, ताकि सब इकट्ठे होके एक दूसरे को जानना शुरू कर दें, बाद में जिंदगी भर वो काम आती है। लेकिन आप इस चीज को रोक नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपको कहा ना, जब तक कि आप कहते हैं कि प्ली बार्गेन के बाद वो बंदा कंसिडर होगा कि मेजर मिसकंडक्ट के तौर पे, जब उसने करप्शन की और प्ली बार्गेन से पहले आपको पता चल गया, तो आप डिपार्टमेंटल इंक्वायरी 7 दिन के अंदर करवा के उस आदमी को नौकरी से क्यों नहीं निकाल रहे जी। आप व्हाई आर यू वेटिंग फॉर द प्ली बार्गेन, व्हाई आर यू वेटिंग फॉर ऑल इवेंट्स टू टेक प्लेस। आपको ये जो है ना, जो मैंने शुरू में कहा था कि डिसिप्लिन का जो फुकदान है और आपकी जो पॉलिटिसाइजेशन है, इसने ब्यूरोक्रेसी को तबाह कर दिया है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है, ये मैं ये नहीं कहूंगा कि इसको सियासतदानों ने किया या किसी के, इसमें सबसे बड़ा हाथ हम लोगों का अपना है। क्योंकि अगर हम सब मिलजुल कर
ये कहते कि जी ये चीज नहीं करनी हमने, तो कोई भी ना कर सकता। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ। हम लोगों ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, उसके बाद हम लोगों ने कहा चलो जी एक नई ओथ लेते हैं, उस ओथ के तहत हम लोग जिसने जो गलती की अब तो सही है लेकिन अब दोबारा नहीं करेगा। जी मेरा ख्याल था 100 लोग आएंगे तो उसके बाद कोई चीज आगे बढ़ जाएगी। आपको पता 9 से ज्यादा लोग नहीं आए थे, इसलिए कि कोई करने को तैयार नहीं है। आपकी सर्विसेज जो है, और तीसरा सबसे बड़ा अहम जो चीज है कि आपको पब्लिक डीलिंग का शऊर नहीं है। आप ट्रैफिक पुलिस के लिए आपने एक कांस्टेबल को खड़ा कर रखा है, आपने सफारत खानों में काउंसलर वर्क के लिए एक क्लरिकल स्टाफ को खड़ा कर रखा है। उनका गुफ्तगू का या तो मयार इतना ऊंचा कर दे और या उनकी सूझबूझ इतनी ऊंची कर दे कि वो जब पब्लिक से बात कर रहे होते जिसके टैक्सेस के ऊपर हमारी तनख्वाहें जा रही है तो उनसे तमीज के साथ तो बात कर सके। जी आप सफारत खानों में जाएंगे, वहां जो लोग हैं उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे ये नौकर है उन लोगों के जो काउंटर पे खड़े हैं। आप ट्रैफिक पुलिस के साथ अगर आप बात करते हैं तो आपके हर शख्स को ऐसे ट्रीट किया जाता है पाकिस्तानी को जैसे वो नौकर है उन लोगों का। क्या सरकारी मुलाजमीन का ये काम रह गया है कि वो अपनी एक छोटी सी 1.5 इंच की अपनी मस्जिद बनाकर उसमें अपनी हुक्मरानी कायम करके पाकिस्तानी अवाम के साथ बदतमीजी करे? जी, ये कतन काबिल कबूल नहीं है और ये चीज़ बिल्कुल टाइम कम है। शकील रामे साहब, वे फॉरवर्ड क्या है? चूँकि इसी ब्यूरोक्रेसी ने रहना है, ये रिफॉर्म्स हैं और अब नुक्ता ये है कि रिफॉर्म्स का तो ऐलान कर दिया गया लेकिन कहीं बीच का रास्ता निकाल के ब्यूरोक्रेसी इधर से उधर फिर फरार हो जाएगी, अपना कोई सेफ पैसेज निकाल लेगी। वे फॉरवर्ड क्या है? सिविल सर्विस रिफॉर्म्स लिंक्ड हैं गुड गवर्नेंस के साथ। देखें, इसमें एक तो शॉर्ट रन है कि जो अभी हम बात कर रहे हैं कि इसको मेरिट सिस्टम को चेंज कर दें। मेरिट सिस्टम, इसकी जो इंडक्टमेंट पॉलिसी है वो ऑल टुगेदर इसको चेंज कर दें। बिल्कुल नाज़रीन, ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात जो हैं वो उसी सूरत में मुमकिन है कि जब हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर आला पाए के असूल और इखलाकी इक़दार जो हैं उनको डेवलप करना होगा और वो इखलाकी इक़दार और वो असूल, उनकी तरबियत, ये असूल किसने सिखाने? ये फैमिली में उनको सिखाने। जब बच्चे तालीम और तरबियत के स्टेज के ऊपर घर पे हैं, उसके बाद तालीमी इदारे असातिज़ा ने उन तलबा को सिखाना है कि आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कौन से अखलाकी और पेशा वराना असूल मद्देनज़र रखने हैं। यही असूल मद्देनज़र रखे जाएंगे तो कोई पुलिस सर्विस में होगा, फॉरेन सर्विस में होगा, डिप्टी कमिश्नर होगा, असिस्टेंट कमिश्नर होगा, रेवेन्यू में होगा। इन्हीं असूलों और इन्हीं इस्लाहात के साथ नया पाकिस्तान का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा, वरना हम उसी तरह पस्तियों में गिरे रहेंगे। हमारे साथ मौजूद थे शकील रामे साहब, एम्बेसडर गालिब इकबाल साहब, डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब। आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम दस्तक की टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।